यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का अकेला मसला नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए जो है उतनी तकलीफदेह है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो बहुजन नेताओं को एक तरफ कर दिया। अब 2024 का इलेक्शन है, यूसीसी को लेकर माहौल गर्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में कशमकश रहती है कि क्या किया जाए। मैं अपने सभी धर्मों के, खासतौर पर हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको होने वाले नुकसान को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ये हमारे भाइयों का इस्तेमाल कर रही है। उनको पहले पिरोने के पहले सभी वर्गों के लोगों के, धर्मों के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जी, उनसे आप चर्चा करना पड़ेगा, जो लाइन ऑफ एक्शन वो तय करना पड़ेगा। ऐसे हवा में बात करके आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस देश के मुस्लिमों को वर्गलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझे बगैर रोड पर आ जाए, एहतजाज करे, ताकि इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताया जा सके कि देखो इस देश का मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर। आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे जी, तो ये पहले इस पर एक बहस होनी चाहिए कि आपका एक ड्राफ्ट क्या है कि अचानक से यूसीसी को लेकर इतना बवाल शुरू हो गया। क्या असल में ये देश की ज़रूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे मुसलमानों को ही कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इस देश के हर धर्म के लोगों को तकलीफ है। प्रधानमंत्री के भाषण में ये भी था कि मेरे मुस्लिम भाइयों, एक देश एक कानून ये आपके फायदे का है, आप दूसरी पार्टियों के बहकावे में ना आइए। तो देश के प्रधानमंत्री तो मुसलमान हित की बात कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को रोड पे आने की बात ज़रूर तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका विरोध करने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की ज़रूरत बताते हुए इसे लागू करने की बात कही है। क्या ये असल में देश की ज़रूरत है? और नरेंद्र मोदी के भाषण देने के बाद, उस सभा को संबोधित करने के बाद पूरे देश भर में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या फिर आम जनता। यूसीसी को लेकर एक चर्चा बनी हुई है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब हमारे साथ है। परवेज साहब, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जिस तरह से आपको भी पता है, हाल ही में जो भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और देश की ज़रूरत बताई है, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस बर्निंग इशू पर, इस सुलगते हुए मुद्दे पर आज एनजीपी न्यूज़ द्वारा आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के अंदर जी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश की राजनीति को गरमाया। बिल्कुल, मैं आशा कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था, उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वो अमेरिका के दौरे से वापस आए तो शायद देश का एक राज्य है मणिपुर, जो पिछले 2 महीने से चल रहा है, शायद उस पर वो कुछ कहेंगे। मेरी बड़ी उम्मीदें उनसे लगी हुई थी। और आज मणिपुर के हालात इतने ख़राब है कि वहाँ पर लोग जो है भुखमरी की कगार पे आ गए, पूरा मणिपुर जल रहा है, मगर हमारे देश के प्रधान सेवक उन्होंने उसके ऊपर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। ये इस बात का मुझे बहुत अफसोस है जी। रही सवाल जो आपने पूछा जी, तो सब क्या लगता है कि अचानक से यूसीसी को लेकर इतना बवाल शुरू हो गया, क्या असल में ये देश की ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मुद्दा शुरू हुआ जी, तो चैनलों पर, अखबारात में एक दाढ़ी और टोपी दिखाई गई और नकाब पहने हुए हमारी बहनों को दिखाया गया। अच्छा, यानी देश के अंदर और एक बार सत्ता हासिल करने के लिए इस देश के भोले भाले देश के मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है।
अच्छा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे मुसलमानों को ही कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि इस देश के हर धर्म के लोगों को तकलीफ है। जिस तरीके से देश के अंदर अलग अलग जातियां हैं, और जैसे कि बहुत मेन जो देश में धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, आदिवासी और बौद्ध धर्म, ये मेजर धर्म है देश के, और सबका अपना अपना एक पर्सनल लॉ है, सबके अपने अपने कानून हैं, अपनी अपनी रीति रिवाज पे चलने का उनका एक अपना तरीका है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1872 के अंदर 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया, उसके बाद 1909 में सिखों का जो है आनंद मैरिज एक्ट, उसके बाद 1936 में 1936 में पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स आया। तो 1909 में जब सिखों का मैरिज एक्ट आया, आनंद मैरिज एक्ट, उसमें डिवोर्स का सिस्टम नहीं था। उसके बाद 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ वो आया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन, लड़कियों का हक, तलाक, ये सारी चीज़ें आई। 1956 के अंदर पहली बार हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू लॉ बना। तो इस हिंदू मैरिज एक्ट के पहले हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसा था कि एक आदमी कई शादियां कर सकता, लेकिन 1955 के बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट आया तो ये कानून बंद, एक से ज़्यादा शादियों का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हुआ ये कि जैसे आज जो बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि देश के अंदर आप इसको कैसे एक धागे में पिरो सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि हम देश में सबसे ज़्यादा, हमारे देश में हिंदू रहते हैं, हमारे हिंदू भाई ज़्यादा तादाद में। अब इतने सारे राज्य और इतने सारे कबीले, इतने सारे हिल स्टेशन, इतने सारे एरिया है, लगभग मैं समझता हूँ कि 200-250 से ज़्यादा पर्सनल लॉ है सबके। हाँ, लगभग 200-250 से ज़्यादा। होता ये है कि हमारे आदिवासी भाई लगभग पूरे देश में अगर इनकी जातियां देखते हैं तो 705 जातियां पूरे देश में हमारे आदिवासी भाइयों की है, और उनके अंदर जो शादी का जो प्रथा है, वो शादी की प्रथा ऐसी है कि वहाँ पर जो एक औरत है वो कई मर्दों से शादी करती है, एक मर्द कई औरत से शादी कर सकता है, तो वहाँ ये प्रथा है। उसके अलावा हमारे हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू भाइयों में अलग अलग रीजन में शादियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। हमारे ये जो बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और राजस्थान है, इधर में जो शादियां होती है तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि शादियां जब होती है, जब लड़के वाले लड़की वाले के पास या लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ आते हैं तो दोनों की कुंडलियाँ मिलाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि दोनों में, लड़की की तरफ से 5 गोत्रों में दोनों में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था, पिछले 5 गोत्रों में, और लड़कों की तरफ से ये रहता है कि 7 गोत्रों तक कोई भी रिश्ता आपस में नहीं होना, तब कहीं जाके वो रिश्ता फाइनल होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसी क्रम का आगे में ऐसा होता है कि आप चले जाओ आंध्रा में, आप चले जाओ तमिलनाडु में, आप चले जाओ केरल में, आप चले जाओ आसाम में, तो वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ही फर्स्ट कजिन से शादी होती है, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, इनसे शादियाँ हो सकती है। और आपको एक और बात जान के हैरत होगी कि हमारे देश के संविधान में ऐसा है कि भाई अंकल कैन नॉट मैरी नीस, जो चाचा होता है या मामा होता है वो अपनी भांजी या भतीजी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन आगे क्या लिखा है, मगर जहाँ पर ये प्रथा पहले से चली आ रही है, तो हमारे देश में उन्हीं राज्यों में जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पर मामा को पहला रिश्ता जाता है भांजी का। हाँ, भांजी से शादी कर सकते हैं वहाँ पे मामा, और फर्स्ट कजिन से भी शादी कर सकते हैं। तो अभी तो धर्म के अंदर ही इतने ज़्यादा रिवाज है, इतने ज़्यादा सेक्शन है कि यहाँ पर शादी का तरीका अलग है उन राज्यों में। यहाँ पर हम अक्सर और बेशतर ये बात व्हाट्सएप पर, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फला मुस्लिम का नाम आता है कि वो जो है अपने सगी बहन से शादी कर रहा है, चाचा की लड़की से। मगर हमारे इसी धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, आप उन राज्यों में अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट कजिन से शादी होती है, वहाँ तो मामा से शादी होती है। तो ये जो है, आप किस किस चीज़ों को बदलेंगे, उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा?
मेरा ये सवाल है कि रिजर्वेशन भी एक देश का बड़ा इशू है, रिजर्वेशन भी ख़त्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सबको समान एक जैसे शिक्षा मिलनी चाहिए, सब पर एक जैसे कानून लगने चाहिए। शादी ब्याह का जो सिस्टम मैंने आपको बताया कि जब एरिया वाइज इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, देश के अंदर इतने पर्सनल लॉज है, आप किस किस चीज़ को बदलेंगे। अब रहा सवाल है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से यही कहना चाहूँगा कि आज ये ज़्यादातर टारगेट ये कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझे बगैर इस पर अपना रिएक्शन दें, रोड पर आए, विरोध जताए। लेकिन हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है जो ये लोग चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के पहले इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर इसका विरोध मुसलमान कर रहे हैं, जबकि इससे परेशानी सारे धर्मों के लोगों को है। तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पहले ये सारी बातें हर समाज में, हर वर्ग के साथ बैठकर होना चाहिए। जैसे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आप झारखंड में चले जाइए, स्पेशल एक्ट है ज़मीनों का, देश में कई जगह स्पेशल एक्ट है ज़मीनों का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो ज़मीनों का मामला भी ख़त्म हो जाएगा, किसी को कोई ज़मीन नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में जो सहूलत और जो फैसिलिटीज़ दी गई है उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है, ये तो इस पर सबको विचार करना पड़ेगा, पहले इसको सबको सोचना पड़ेगा। ये हवा में नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी बहस है कि जिसको लागू करने के पहले बहुत सारे अप्स एंड डाउन पे जाना पड़ेगा, बहुत सारे समाज से ये सारी बातों की चर्चा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इसका कोई फाइनल ड्राफ्ट आएगा। और अभी तो ऐसा है कि इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब मुसलमान के विरोध में ये जताकर हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश की जा रही और मुस्लिम भाइयों को ये बताने की कोशिश की जा रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ देश में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हम ला रहे हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, इसका हमको मुकाबला करना पड़ेगा, ड्राफ्ट का सामना करना पड़ेगा, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड पर को डालना पड़ेगा कि वो पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को और हमारी शरीयत को पूरी तरीके से और हमेशा रखते आए हैं, इस बार भी रखेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर हल निकलेगा। और ये सरकार जिस तरीके से चाह रही है कि इसमें इंशाल्लाह इनमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। हिंदू और मुस्लिम के बीच ये खाई पैदा करना चाहते हैं देश में, जो हम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ये हमारे देश का हिंदू भी इस बात को समझ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसी तरह इस देश का मुस्लिम भी समझ जाएगा कि यूनिफॉर्म कोड से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भाषण में ये भी था कि मेरे मुस्लिम भाइयों, एक देश एक कानून ये आपके फ़ायदे का है, आप दूसरी पार्टियों के बहकावे में ना आइए। तो देश के प्रधानमंत्री तो मुसलमान हित की बात कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को रोड पे आने की बात ज़रूर, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका विरोध करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के पहले प्रधानमंत्री की उस बात को मैं सामने लाना चाहता हूँ जो उन्होंने भोपाल में कही। उन्होंने जैसे कहा कि एक घर के अंदर बड़े भाई के लिए अलग कानून और दूसरे भाई के लिए अलग कानून रहा तो घर नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात बोले प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ जो उन्होंने कहा, यही सारी बात ये उन संगठनों को भी बोले जिससे आज इस देश में अब्दुल को परेशान करने के लिए एक वर्ग को उकसाया जा रहा है कि जितना अब्दुल परेशान होगा उतना आप खुश होंगे। मैं चाहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा आए, उसके पहले ऐसी यूनिटी आए देश में कि फिर धर्म के नाम पर दंगा ना हो, धर्म के नाम पर किसी के घर न जलाए जाए, धर्म के नाम पर बुलडोज़र न चलाया जाए, धर्म के नाम पर किसी को जेल के सलाखों के पीछे न डाला जाए, धर्म के नाम पर किराएदार का नाम पूछकर किराए से मकान देने से इनकार न किया जाए। अच्छा, धर्म के नाम पर मोहब्बत बांटी जाए। मैं चाहता हूँ ऐसी यूनिटी आए, ऐसा यूनिफॉर्म आना चाहिए, ऐसी एकता आनी चाहिए, उसके बाद ये सारी बातें करना चाहिए। आज इस देश को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिरोज भाई, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो मुस्लिम फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या लगता है कितने इफेक्ट करेंगे इसको लागू होने के बाद, अगर ये लागू होता है तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस देश के संविधान ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 में
ये अधिकार दिया है कि मैं अपने कल्चर के हिसाब से, अपने मजहब पर चलने का मेरे को पूरा अधिकार दिया, यस, अपनी रीति रिवाज बनाने का पूरा अधिकार दिया। ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और रहा सवाल है इस देश में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के पहले मैं अपने सभी धर्मों के, ख़ास तौर पे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको होने वाले नुकसान को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ये हमारे भाइयों का इस्तेमाल करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद में मैंने ऐसे बहुत सारे आंदोलन देखा हूँ जी। मैंने बहुजन समाज का इस्तेमाल करते हुए देखा, और जब सत्ता में आने के बाद बहुजनों को भुलाते हुए भी देखा हूँ। अच्छा। मैंने देखा हूँ कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन के विरोध में हमारी उमा भारती, विनय कटियार जैसे लोगों को उसके विरोध में उतरकर देश में आंदोलन करते हुए देखा। लेकिन जिस वक्त जब ये पार्टी सत्ता में आई उस वक्त उसी विनय कटियार को, उमा भारती जी को और सभी लोगों को दरकिनार कर दिया गया। फरोज भाई, काफ़ी अच्छी बातें कही आपने यूसीसी को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि एक आम जनता जो कशमकश का एक शिकार होकर रह गई है, चाहे इससे पहले सीए एनआरसी का माहौल 2019 के इलेक्शन के पहले और उसके बाद भी बना, अब 2024 का इलेक्शन है, यूसीसी को लेकर माहौल गर्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में कशमकश रहती है कि क्या किया जाए। तो आम जनता को क्या आपके साइड से आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो देश की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए आज उसूलों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जिस तरीके से सिद्धांतों का गला घोटा जा रहा है, ये उसी का एक नतीजा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जिस तरीके से पेश की जा रही है उसका तरीका गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना गलत है। इस वक्त देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और अगर लागू भी करना है तो उसका पेश करने का तरीका गलत है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की फ़ोटो आगे करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों का अकेला मसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का अकेला मसला नहीं है। ये सभी धर्मों के लिए जो है उतनी तकलीफदेह है। इसको एक लाइन पर जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक इसको लागू करने के बारे में सरकार ने नहीं सोचना चाहिए। एक बात। अच्छा। दूसरी दूसरी बात, मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बहुजनों का इस्तेमाल समय समय पर हुआ, मैंने देखा हूँ कि मंडल कमीशन के लागू होने के बाद उसके विरोध में हमारे बहुत सारे बहुजन नेता, मैं उमा भारती जी को जानता हूँ, विनय कटियार को जानता हूँ, जिन्होंने उस आंदोलन को बहुत हवा दी थी मंडल कमीशन के विरोध में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो बहुजन नेताओं को एक तरफ कर दिया गया। आडवाणी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता के शिखर पे थे। अच्छा। तो बहुजनों को भी इस बारे में हम चाहते हैं कि अभी इसका पूरी तरह आकलन करना ज़रूरी है। अच्छा। और हमारे देश के सभी भाइयों को, ख़ासतौर पे मेरे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा परेशानी आप लोगों को है और उसको समझने की ज़रूरत है आपको। इसे लागू करने के पहले को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में भी शादियाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है, अलग अलग रीतो रिवाज से होती है। तो क्या वो रीतो रिवाज करने वाले वो क्षेत्र के लोग इस बात को मानेंगे कि एक ही तरीके का कानून बने, उनके रीतो रिवाज को बिल्कुल अलग कर दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है, कहीं पे भी मुमकिन नहीं। बिल्कुल। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है हमको। रिवाज के अंदर ऐसा है कि हमने देखे कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं 7 फेरे होते हैं, कहीं शादी में 7 फेरे नहीं होते हैं। अच्छा। बगैर 7 फेरे पे भी शादी होती है। तो ये अलग अलग है, हर जगह ये प्रथा अलग अलग है, रीतो रिवाज वो जो है अलग अलग है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पहले ये सतर्कता बरतनी ज़रूरी है कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मैं सरकार से और जनता से, सरकार से तो ये अपील करता हूँ कि 2024 को देखकर इसे पिटारे का वो सांप समझकर मत खोलिए कि इससे हम किसी भी सूरत में सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से खोला गया तो इसमें नुकसान जो है देशवासियों का ही होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पहले ये बहुत बहस का मुद्दा है। जी। इसमें देश के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग
कानून के जानकार लोग, हर समाज के, हर धर्म के जो बड़े लोग हैं उनको बैठाकर एक अच्छे माहौल में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस पर डिबेट हो और इस पर ऐसा माहौल ना क्रिएट किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मुसलमानों के लिए लाया गया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का जो फेवर कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक लाकर मुस्लिम जो बहनों, उनके बहनों के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको, अगर उनको लगता है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने मुस्लिम बहनों का अगर ख्याल है तो गुजरात की हमारी बिल्किस बानो का भी ख्याल कर लो, उसके जो आरोपी है उसे भी वापस जेल भेजने में हमारी मदद करिए, तो हमको लगेगा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री इस देश में मुस्लिम बहनों के बारे में सही सोचते हैं। तो सभी विषयों पर बेबाक अपनी राय रखने वाले परवेज सिद्दीकी साहब थे हमारे साथ। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, इस पर चर्चा की गई। काफ़ी इस बार भी जो है आपने अच्छी राय रखी। आप क्या विचार रखते हैं, क्या एक देश एक कानून की इस भारत देश को, हमारे देश को ज़रूरत है? क्या इससे क्या नुकसान किस धर्म का होने वाला है, क्या फ़ायदा किस धर्म का होने वाला है? आप क्या विचार रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इस विषय को लेकर लगातार एनजीपी न्यूज़ अब जो है चर्चा करेगा। आने वाले समय में हम कुछ एडवोकेट्स से भी चर्चा करेंगे इसको लेकर कि उनका क्या विचार है, क्या कितना यूसीसी फ़ायदेमंद हो सकता है जनता के लिए या कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो आप बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ, आपका विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।